हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा डिस्कशन है एक ट्रॉमा की इंजरी जो शोल्डर जॉइंट के अराउंड होती है। तो शोल्डर जॉइंट तो आप बिल्कुल डिस्टली देखेंगे और उससे थोड़ा सा मीडियल डायरेक्शन में इस पॉइंट पे जाके एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पड़ता है, जो कि स्कैपुला जो पीछे से बॉन होती है वहाँ से घूम के एक्रोमियन का पार्ट आता है और आगे से क्लेविकल आके उससे जुड़ जाती है। तो दोनों बोन्स के यूनियन वाले पार्ट को हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। अब ये इंजरी कई बार तो आपके डायरेक्ट गिरने की वजह से हो जाती है कि आपका हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है और तब आप गिरे हैं, तो उस जॉइंट पे स्ट्रेस पड़ती है, तो वहाँ पे ये जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है, इस पे फ्रैक्चर भी हो सकता है। और इसके साथ साथ या इनडायरेक्ट इंजरीज़ होती है कि आपके गिरने में आप गिरे किसी और साइड से हैं, बट आपके गिरने से स्ट्रेच पड़ने की वजह से वहाँ पर इंजरी हो गई है। तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जैसे और जॉइंट्स होते हैं उसी की तरीके से ये भी एक साइनोवियल जॉइंट होता है। तो यहाँ पे एक और बॉन होती है थोड़ा सा मीडियल जाके नीचे की तरफ, कोरेकॉइड बॉन होती है। तो नॉर्मली क्या होता है, क्लेविकल के बीच में और इस कोरेकॉइड के बीच में एक डिस्टेंस होता है जो कि 1.1 से 1.3 सेंटीमीटर तक होता है, और उन दोनों के बीच में लिगामेंट लगे होते हैं जिसकी वजह से वो बॉन को वर्टिकल नहीं जाने देते हैं। यानी कि अगर वो लिगामेंट रप्चर कर जाएगा तो जो स्टेबिलिटी है उसने चिपका के रखा हुआ है वो वर्टिकल स्टेबिलिटी लॉस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से एक्रोमी और क्लेविकल बॉन ऐसे जुड़े हुए होते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी दे रहा है, यानी कि अगर ये लिगामेंट टूट जाएगा तो बॉन ऐसे अपार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से इनकी एनाटमी है। और जो ये एसी लिगामेंट है वो ना केवल जॉइंट के आगे और पीछे की तरफ होता है बल्कि वो चारों तरफ होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। तो इस जॉइंट के वो सब तरफ लिगामेंट होता है, एसी लिगामेंट। एक थिन सा कैप्सूल भी होता है इसके अंदर। तो जो ये इंजरीज़ होती हैं इनको हम क्लासीफाई करते हैं रॉकवुड क्लासिफिकेशन के अंदर। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब पेशेंट आते हैं और हम उसको जज करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि किस कंडीशन के अंदर हमें उनको सर्जरी का ऑप्शन देना है, किस कंडीशन में सिंपल एक स्लिंग लगाने से पेशेंट ठीक हो जाएंगे। तो जो सबसे कॉमन वैरायटी होती है कि वो गिरे हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन भी है, उनके रेंज ऑफ मोशन कम हो गए हैं और उनको टेंडरनेस भी है जब उस हिस्से को दबाते हैं, या तो वहाँ पे एक स्टेप बन गई है दोनों के डिसलोकेशन होने की वजह से बॉन ऊपर नीचे हो गए हैं तो स्टेप डिफॉर्मिटी हो गई है, या स्किन थोड़ी सी उभरी हुई है, टेंटिंग जिसे बोलते हैं। तो रॉकवुड क्लासिफिकेशन से अगर टाइप 1 का होता है तो एक्सरे में कुछ भी नहीं पता लगता है क्योंकि ये बहुत माइनर इंजरी है और एक सिंपल स्लिंग देने से पेशेंट ठीक हो जाते हैं ज़्यादातर केसेस के अंदर। दूसरी जो इंजरी होती है जिसके अंदर एसी लिगामेंट का टियर हो गया है जो दोनों को होल्ड करके रखा हुआ था, और उसके साथ साथ जो कोरेकॉइड और क्लेविकल के बीच का लिगामेंट था उस पर भी टियर हुआ है, पर एक्सरे अभी भी मोर और लेस नॉर्मल दिखता है। थोड़ी सी एसी जॉइंट में वाइडनिंग दिख सकती है, एक्सरे के अंदर थोड़ा सा दूर दिख सकता है, और नॉर्मल जो डिस्टेंस होता है वो कोरेको और क्लेविकुलर जॉइंट के बीच में वो डिस्टर्ब हो जाता है। स्ट्रेस व्यू करते हैं कि इसमें हम वेट लेके दोनों हाथों में लगभग 10 पाउंड का वेट टांग के तब एक्सरे लेते हैं, तो जिस तरफ लिगामेंट टॉर्न होंगे उस तरफ आपको डिस्टेंस ज़्यादा दिखेंगे। उसके अलावा जो टाइप 3 रॉकवुड की इंजरीज़ होती हैं यहाँ से ऑपरेटिव वाले इंजरीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो जहाँ पे एक्रोमियोक्लेविकुलर और कोरेकॉइड और क्लेविकल के बीच का जो लिगामेंट है वो दोनों टॉर्न हो गए हैं। तो जब हम हाथ में वेट दे के स्ट्रेस व्यू वाले एक्सरेज कराते हैं तो जो कोरेकॉइड और क्लेविकल के बीच का नॉर्मल डिस्टेंस है वो बढ़ा हुआ दिखता है, और जो एसी जॉइंट आमने सामने ऐसे दिख रहे थे उनके अंदर भी दूरी दिखती है। तो हमें पता लग जाता है कि ये थोड़ी सी हमारी टाइप 3 या उससे ज़्यादा की इंजरी हो सकती है। टाइप 4 की इंजरी भी टाइप 3 जैसी होती है, बस उसमें हमें ये दिख जाता है कि जो क्लेविकल का हिस्सा होता है वो एसी जॉइंट से अलग होने के बाद पीछे की तरफ चला जाता है, और टाइप 5 के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है एक्रोमिन वाला वो ऊपर की तरफ जाएगा, और टाइप 6 के अंदर ये क्लेविकल वाला पार्ट नीचे की तरफ जाएगा। तो ये सारे मूवमेंट जो ऊपर जा रहा है टाइप 4 में वो क्लेविकल जा रही है ऊपर, मतलब एक्रोमियम तो वही है, क्लेविकल ऊपर जाएगी, क्लेविकल पीछे की तरफ जाएगी या नीचे जाएगी, वो डिपेंड करता है हमारा कौन सा रॉकवुड क्लासिफिकेशन में आ रहा है। तो टाइप 7 इंजरीज़ होती हैं वो सबसे सीवियर इंजरीज़ होती हैं। उसमें न केवल ये जॉइंट जिसे हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बोल रहे हैं बल्कि क्लेविकल का दूसरा जॉइंट जो यहाँ स्टर्नम बोन के साथ होता है वो भी अपनी जगह से हट जाता है। बेसिकली ये टाइप 4 इंजरी ही है, बट ये इतनी सीवियर है कि दोनों जगह से बोन अपनी जगह से जॉइंट से हट गई है।
तो क्लिनिकल फीचर्स जैसे कि हमने बात ही की थी कि वहाँ पे मूवमेंट में फ़र्क आ जाता है, रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं कर पाएगा, आप वहाँ दबा के देखेंगे हाथ तो आपको क्रैपिटस भी मिल सकता है, अगर कोई फ्रैक्चर है टेंडरनेस मिल सकती है, उसके अलावा स्टेप फील कर सकते हो आप इस साइड के मुकाबले। अगर आपने उसको अनड्रेस करके देखा है तो दोनों तरफ के शोल्डर जॉइंट के अंदर आपको डिफरेंस दिख जाएगा, स्किन के ऊपर टेंटिंग दिख जाएगी, ब्रूजिंग दिख सकती है, डिस्कलरेशन दिख सकता है अगर इंजरी के साथ साथ थोड़ी ब्लीडिंग भी है। तो आप इस तरीके से इस जॉइंट को जज कर लेंगे। फिर आप एक्सरे के लिए, जैसे कि हमने बोला कि स्ट्रेस व्यू सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं एसी जॉइंट की इंजरीज़ के लिए। उसके अलावा आप नॉर्मल एपी व्यूज़ भी कराते हैं, स्पेसिफिक व्यू स्पेसिफिक इंजरीज़ को देखने के लिए, जैसे कि एक्सिलरी व्यू हुआ। एक स्पेसिफिक व्यू और इसके अंदर बताया गया है कि हम जो एक्सरे की रेज़ हैं उसको 15 डिग्री के केफेलेट कर देते हैं, यानी कि हेड की तरफ मूव करते हैं, जिसको ज़ेंका व्यू बोलते हैं। उससे भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कई बार कोरेकॉइड का फ्रैक्चर मिस हो जाता है तो उसके लिए स्ट्राइकर नॉच भी होता है। तो इस प्रकार से हम जब ये एक्सरे से इन चीज़ों को जज करते हैं, और बहुत रेयरली इसके अंदर हमें सीटी स्कैन की, अगर बहुत ही कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है और भी मल्टीपल इंजरीज़ के साथ ये वाली इंजरी एसोसिएटेड है तो वहाँ सीटी स्कैन की ज़रूरत भी पड़ती है, और एमआरआई की भी पड़ सकती है कि अगर बोनी इंजरी नहीं है और केवल लिगामेंट की इंजरीज ही सस्पेक्टेड है तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत भी हो सकती है। उसके साथ साथ इसके नीचे लंग की इंजरी भी पॉसिबल है, रिब्स की इंजरी भी पॉसिबल है, क्लेविकल के सेल्फ फ्रैक्चर पॉसिबल है, पीछे स्कैपुला के। तो आसपास की जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी रूल आउट करना होता है, आपको प्रेस करके टेंडरनेस चेक करनी होती है किस पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एसी जॉइंट की इंजरीज़ में बस यही ध्यान रखना है कि जो हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी, अगर रॉकवुड 1, 2, 3 है तो मैक्सिमम केसेस में खाली स्लिंग देने से या एक स्ट्रैपिंग से हम एक एडेसिव टेप को बांध के उसको स्टेबलाइज कर देते हैं, उसी से ही ज़्यादातर केसेस ठीक हो जाते हैं। बट टाइप 3 और उसके बाद वाली जो इंजरीज़ होती हैं, अगर पेशेंट बहुत ओल्ड एज है और उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आम का, तब तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होते हैं। अदरवाइज़ फिर ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है। इसके बियॉन्ड हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के ऑप्शंस पेशेंट को देते हैं, जो कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कई बार ये इंजरी मिस भी हो जाती हैं और लंबे समय तक लोग इसको अवॉइड करते हैं, बट यंग पेशेंट के अंदर जब वो डिफॉर्मिटी और प्रॉब्लम होती है तो सर्जरी के इंडिकेशंस आते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इसके सर्जिकल पार्ट्स कौन से हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे कैसे सर्जरीज़ के ऑप्शंस दिए जाते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और कुछ भी आपको जानना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख सकते हैं, और आप इसके से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें